सो दोस्तों, वेलकम इन डिस्कवर राजस्थान। कीप डिस्कवर कीप लर्न। दोस्तों, जो आपकी पशु परिचर की भर्ती हो गई, इसके अलावा दोस्तों सीईटी का एग्ज़ाम हो गया, एलडीसी, स्टेनो और भी दोस्तों अधीनस्थ बोर्ड के जितने भी एग्ज़ाम हैं, आरपीएससी के आपके जितने भी एग्ज़ाम हैं, यहाँ पे अपने जो राजस्थान का भूगोल कर रहे हैं पूरा, आपके राजस्थान हिंदी ग्रंथ अकादमी की बुक आती है उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे पढ़ रहे हैं। ठीक है। इसके अलावा दोस्तों एक टॉपिक अपना हो गया अरावली पर्वतीय प्रदेश। राजस्थान के जो भौतिक प्रदेश है चार प्रमुख रूप से, अरावली पर्वतीय प्रदेश, पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश, पूर्व का मैदान और दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश पढ़ते हैं हम इसमें। अरावली पर्वतीय प्रदेश की आप क्लास आई बटन पे टच करोगे या प्लेलिस्ट में जाके वहाँ से आप देख सकते हो। आज अपने पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश के कुछ बातों को जानेंगे। अगली क्लास में या एक दो लेक्चर में अपने इसको पूरा कर लेंगे, बालू का स्तूप वगैरह। आज अपने बेसिक चीज़ें पढ़ेंगे कि कैसे इसका निर्माण होता है। देखो, इस क्लास का मेन मोटो ये है कि जो भी आपके क्वेश्चन आते हैं किस प्रकार से, मेन अपने को ये है कि जो क्वेश्चन आपके बार बार पूछे जाते हैं वो मैं आपको पूरे बताता चलूँगा बीच में कि किस से बार बार प्रश्न आ चुका है, कौन सी चीज़ें यहाँ पे इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा दोस्तों जो भी अपने कर रहे हैं यहाँ पे नए जिलों के अनुसार कर रहे हैं, वो चीज़ तो है ही। बाकी किस युग में बना, ये सारी चीज़ें अपने अच्छे से पढ़ेंगे पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश के बारे में। तो क्लास को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखो दोस्तों, अगर अपने बात करें पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश की, तो ये संसार का है ना सबसे ज़्यादा सघन बसा मरुस्थल है। यहाँ पे सर्वाधिक जैव विविधता भी पाई जाती है। बाकी जगह अगर आप देखोगे, अरब साइड में जाओगे या और अफ्रीका साइड, तो वहाँ ऐसे कोई आपको ना इतनी जनसंख्या मिलेगी मरुस्थल में रहते हुए, यहीं आपको मिलेगी। ठीक है। अब यहाँ पे देखो मरुस्थल क्या होता था। देखो ये जो मरुस्थल है, ये थार का मरुस्थल, जब हमने पढ़ा था कि जैसे ये पृथ्वी है दो भागों में पहले अलग हुई थी। ठीक है। नीचे वाला हिस्सा गोंडवाना लैंड था, गोंडवाना लैंड। तो ये बीच वाला हिस्सा है ना, ये 33 सागर था। क्या था? 33 सागर। तो ये वाला हिस्सा, ये पूरा है ना आपका, अपने किस में पढ़ते हैं, ये पर पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश में अपने पढ़ते हैं ये पूरा एरिया। और ये जो एरिया है, जो थार का मरुस्थल है कह सकते हैं अपने, तो ये समुद्र के पास में, मतलब यहाँ पे पहले समुद्र वगैरह हुआ करता था, ऐसा अनुमान है बहुत वर्षों पहले यहाँ पे जो भी रिसर्च वगैरह की गई। इसके अलावा अगर अपने इसके प्रमाणों की बात करें कि भाई समुद्र के प्रमाण क्या है, तो आप बहुत सारी खारे पानी की झीलें देख लेंगे। आप सांबर झील होगी और भी बहुत सारी झीलें होगी। तो ये समुद्र के पास का एरिया होता था जो आपका पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश है। अब सबसे पहले अपने एग्जाम की दृष्टि से अगर अपने बात करें दोस्तों, तो सबसे पहले अपने को क्या चीज़ें लिखनी है, नोट डाउन करनी है। मेन सबसे पहले आपसे पूछेगा कि इसका युग कौन सा है। थार का मरुस्थल, जो थार का मरुस्थल है। अभी एक एग्ज़ाम हुआ था दोस्तों आपका, तो उस एग्ज़ाम में आपसे जो थार के मरुस्थल का एरिया पूछा था, ना कि राजस्थान का जो है पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश उसका एरिया पूछा था। तो उसको भी हम अपने कवर करेंगे। बाकी और भी जो चीज़ें इंपॉर्टेंट। अब थार के मरुस्थल की बात करें तो दोस्तों सबसे पहले इसका युग आपको याद रखना है कि किस युग में ये बना या किस काल में ये बना, दोनों एक ही बात है। परमो कार्बोनीफेरस, परमो कार्बोनीफेरस युग में ये बनता है। ठीक है, ये आपको याद रखना है, परमो कार्बोनीफेरस में। अगर अपने बात करें दोस्तों इसके क्षेत्रफल की, तो राजस्थान के कुल क्षेत्रफल का सबसे अधिक भाग यही रखता है, 61.11%। कितना? 61.11%। अब आप एग्ज़ाम में बैठोगे तो कई बार आपको डेटा यहाँ पे सिर्फ 61% भी मिल सकता है, लेकिन एकदम क्लोज वैल्यू नहीं होगी, थोड़ी दूर होगी। अब इसके बाद इसकी यहाँ पे जनसंख्या की बात करें तो यहाँ पे जनसंख्या कितनी निवास करती है, तो जनसंख्या यहाँ पे लगभग 40% अप्रोक्स निवास करती है। और दोस्तों जो ये अवशेष किसका है, युग तो परमो कार्बोनिफेरस में बना, अवशेष 33 सागर का है, ये ध्यान रखना, 33 सागर का। अब जब भी अपने दोस्तों राजस्थान के चार भौतिक प्रदेश पड़ते हैं, ये चीज़ ध्यान रखना। तो दो चीज़ें, एक तो थार का मरुस्थल हो गया, एक पूर्व का मैदान हो गया।
ये दोनों तो क्या है 33 सागर के अवशेष पड़ते हैं। दक्षिण पूर्व का पठार हो गया, अरावली पर्वतमाला होगी, ये पड़ते हैं अपने गोंडवाना लैंड के अवशेष। ठीक है, इन दोनों सारी चीज़ों को अपने को ध्यान में रखते हुए चलना है। अब जो भारत के किस भौतिक प्रदेश का हिस्सा है ये जो थार का मरुस्थल है, अगर अपने बात करें भारत के किस भौतिक प्रदेश का हिस्सा है। अब इसका खाली विस्तार की बात करें, एक तो विस्तार होती है और एक ढाल होती है, ध्यान रखना। विस्तार इसका पश्चिम से पूर्व की ओर है, पश्चिम से पूर्व की ओर। और राजस्थान में मरुस्थलीकरण बहुत बड़ी समस्या भी है, इसके रोकने के लिए बहुत सारे कार्यक्रम भी चलाए जाते हैं। उन कार्यक्रमों के क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में आते हैं, वो भी मैं आपको यहाँ पे लास्ट में करवाऊंगा, ये पूरा हो जाएगा जब टॉपिक। अब दोस्तों ये भारत के किस भौतिक प्रदेश का हिस्सा है, भारत के किस भौतिक प्रदेश का हिस्सा है, भौतिक प्रदेश का हिस्सा है। तो ये दोस्तों है यहाँ पे उत्तर भारत का विशाल मैदान का हिस्सा, उत्तर भारत का विशाल मैदान। ये जितने भी पॉइंट मैं यहाँ पे लिखा रहा हूँ ये सारे आपके एग्जाम में आ चुके हैं क्वेश्चन। इसके अलावा दोस्तों अगर बात करें तो इसके एरिए की, अब सबसे पहले अपने थार के मरुस्थल का एरिया जानेंगे, ये दोनों चीज़ें नोट कर लेना। जो आपके एग्जाम में आया था थार के मरुस्थल का क्षेत्रफल, मरुस्थल का क्षेत्रफल। अब जो थार का मरुस्थल है ये दोस्तों भारत और पाकिस्तान में फैला हुआ है, जिस पूरे को थार का मरुस्थल कहते हैं, जिसमें 85% एरिया क्या है कि अपने भारत में है और 15% पाकिस्तान में है। पाकिस्तान में ये चेलिस्तान के नाम से जाना जाता है। अब इस पूरे का जो क्षेत्रफल है ना वो हो जाएगा आपके 238,254 वर्ग किलोमीटर या किलोमीटर स्क्वायर। ठीक है, ये आपके एग्जाम में आया था अभी। और पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश का क्षेत्रफल कितना है, पश्चिमी राजस्थान के पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश का क्षेत्रफल लिख लो, या कह सकते हैं कि राजस्थान में जो मरुस्थल है थार का कितने प्रतिशत क्षेत्रफल पे फैला हुआ है, ऐसे भी पूछ सकता है। ठीक है, तो राजस्थान में पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश का क्षेत्रफल, प्रदेश का क्षेत्रफल की बात करें तो 1,75,000 वर्ग किलोमीटर या किलोमीटर स्क्वायर, वर्ग किलोमीटर या किलोमीटर स्क्वायर, स्क्वायर को वर्ग बोलते हैं तो किलोमीटर स्क्वायर हो जाएगा, इसको किलोमीटर स्क्वायर भी आप लिख सकते हो डायरेक्ट। ठीक है, अब दोस्तों इसकी ढाल की बात कर लेते हैं कि इसका जो ढाल है वो किस ओर जा रहा है, स्लोप कह सकते हैं इसको, स्लोप। स्लोप इसका उत्तर पूर्व से दक्षिण पूर्व, पश्चिम की ओर, सॉरी, उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम की ओर, ये हो जाएगी इसकी ढाल। अगर दोस्तों अब अपने इसकी कुल लंबाई की बात करें, ठीक है, कुल लंबाई की बात करें तो कुल लंबाई आ जाती है लगभग यहाँ पे 640 किलोमीटर। इसके अलावा इसकी चौड़ाई की बात करें तो 300 किलोमीटर, 300 किलोमीटर। और औसत ऊंचाई समुद्र तल से, जो औसत ऊंचाई है, ये ऊंचाई कहाँ से देखी जाती है, समुद्र तल से, समुद्र तल से, ये हो जाएगी आपके 200 से 300 मीटर। और दोस्तों अगर अपने बात करें यहाँ पे ये जो डाटा है कौन सा, 61.11% या 1,75,000 किलोमीटर है, यहाँ पे ये मैंने लिखा है।
तो ये अलग अलग बुक में अलग अलग यहाँ पे 2 डाटा मिल जाएंगे। अब कई जगह आपको ये डेटा आपको 2 लाख के करीब भी मिल सकता है, ठीक है। तो 2 लाख के करीब भी ये डाटा मिल सकता है। बाकी ऑप्शन अगर आएगा तो दूर दूर आएगा, बाकी ये 1,75,000 वाला ज़्यादा यहाँ पे करेक्ट है। अगर अपने बात करें दोस्तों किस चीज़ की, अगर यहाँ की जलवायु की बात करें कि जलवायु कैसी है यहाँ पे, तो जब भी अपने जलवायु पढ़ते हैं, इसको विभाजन करते हैं, तो शुष्क और अर्ध शुष्क 2 भागों में पढ़ते हैं। शुष्क व अर्ध शुष्क प्रकार की यहाँ पे जलवायु है, ठीक है। ये सारी चीज़ें होगी। इसके बाद अगर अपने बात करें दोस्तों यहाँ पे मृदा, तो एरिडी और एंटी सोइल प्रकार की मृदा पाई जाती है। जब अपने मृदा पर देंगे तो इसको समझेंगे अच्छे से, एरिडी व एंटी सोइल्स। इसके अलावा अगर अपने बात करें दोस्तों, ये सारी चीज़ें हो गई, ठीक है। और कितने जिलों में ये फैला हुआ है, जिले जिले आ जाएंगे दोस्तों आपके 20। पूर्व में कितने पढ़ते थे अपने, पूर्व में अपने पढ़ते थे कि ये 12 जिलों में फैला हुआ है। पहले 12 जिले पढ़ते थे, अब अपने 20 जिलों में इसको पढ़ेंगे। ये इम्पोर्टेंट है, ठीक है दोस्तों। जो नए जिले बने हैं वो इसके अंदर ऐड हो चुके हैं, उनके बारे में भी हम आगे अपने बात करेंगे सारी चीज़ों के बारे में। और अगर अपने बात करें ये विस्तार किसका है, विस्तार ये सहारा के मरुस्थल का है, ठीक है। क्योंकि वहाँ से अब जैसे बाद में अरब आ जाता है देश, तो जो रेत है इसका स्थानांतरण होता रहता है 0.05 किलोमीटर पूरे साल में। अगर अपने बात करें तो एक साल में 0.05 किलोमीटर पर ही ये रेत का यहाँ पे स्थानांतरण होता रहता है। इसीलिए तो मरुस्थलीकरण को रोकने के लिए बहुत सारे दोस्तों यहाँ पे कार्यक्रम भी चलाए जाते हैं, बहुत सारी स्कीमें भी लगाई जाती है, बहुत मतलब ऐसे इनोवेशन किया जाता है अलग अलग प्रकार से। अब रेगिस्तान के बारे में अगर अपने बात करेंगे, अपने जो भारत का रेगिस्तान है अब देखो एक चीज़ देख लेते हैं कि जैसे थार का मरुस्थल है, मान लो इसमें 100% रेत है। ये है थार का मरुस्थल, थार का मरुस्थल। माना रेत कितनी है यहाँ पे, 100%। अब इस 100% में से दोस्तों बात करें अपने तो यहाँ पे जो 15% है, 15% रेत, ये तो है पाकिस्तान के पास। मतलब पाकिस्तान में फैला है थार का मरुस्थल 50%, ये हमने पहले भी जान लिया था, ठीक है। जो जाना जाता है चेलिस्तान के नाम से। अगर अपने दोस्तों बात करें अपने प्यारे भारत की, तो भारत में दोस्तों ये फैला हुआ है 85% हिस्से पे, हिस्सा नहीं सॉरी, 85% रेत की बात करें तो भारत में। अब भारत में भी दोस्तों एक चीज़ और आ जाती है, ये राजस्थान के जो 5 राज्य हैं, जैसे पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, गुजरात, प्रमुख 4 राज्यों में फैला हुआ है। पंजाब, हरियाणा, राजस्थान और गुजरात। अब यहाँ पे सबसे ज़्यादा अपने राजस्थान में ये फैला हुआ है, राजस्थान और गुजरात में फैला हुआ है। अब यहाँ पे भी दोस्तों जो सबसे ज़्यादा फैला हुआ है अपने राजस्थान में फैला हुआ है। अब यहाँ पे जो वैल्यू आती है वो या तो कई जगह आपको 58 मिलेगी या 62% मिलेगी, लगभग इतने प्रतिशत फैला हुआ है। और एक चीज़ और पूछी जाती है कि राजस्थान के कितने क्षेत्रफल पे ये पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश है, तो लगभग 2/3 भाग पे। कितने, तो राजस्थान के लगभग लगभग 2/3, मतलब अपने कह सकते हैं कि 2/3 भाग पर ये थार का मरुस्थल है, थार का मरुस्थल, ठीक है। ये सारी चीज़ें हो गई दोस्तों। अब इसके बाद दोस्तों अपने जैसे बालू का स्तूप वगैरह भी पढ़ेंगे, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जो आपके एग्जाम में आते हैं। एक चीज़ और अपने को यहाँ पे नोट करनी है मेन, कि संसार का सर्वाधिक सघन बसा मरुस्थल पूछ ले तो यही है, संसार का सर्वाधिक सघन बसा मरुस्थल।
सघन बसा मरुस्थल, थार का मरुस्थल है। सर्वाधिक जनसंख्या वाला है, सर्वाधिक जनसंख्या वाला। इसके अलावा सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व भी यही मिलेगा आपको, सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला, जैव विविधता वाला, जैव विविधता वाला। तो ये सारे कथन किसके बारे में है? ये अपने थार के मरुस्थल के बारे में है। अब जो दोस्तों अपना ये झार का मरुस्थल है, ये अंतर्राष्ट्रीय सीमा है अपनी, जो हमने पढ़ी थी राजस्थान की अंतर्राष्ट्रीय सीमा, जो पाकिस्तान से लगती है, रेड क्लिफ रेखा बोल सकते हैं। तो उसकी लंबाई 1017 किलोमीटर है, उसके सारे सारे ये विस्तृत है। इसके अलावा दोस्तों जो मरुस्थलीकरण है, मरुस्थल के निर्माण के कारण भी कई बार एग्जाम में आपसे पूछ लिए जाते हैं। मरुस्थल निर्माण के कारण, मरुस्थल निर्माण के कारण। और यहाँ से दोस्तों जो थार का मरुस्थल है, सरस्वती नदी भी निकला करती थी। इसके जो अवशेष की खोज है ये CL ओलथम के द्वारा की गई। ये चीज़ भी हमने पढ़ी थी पहले। अब इसमें भी दोस्तों जो कारण आ जाते हैं आपके, दो प्रकार के आ जाते हैं। एक तो आपके आ जाते हैं दोस्तों यहाँ पे प्राकृतिक या भौतिक कारण, भौतिक या कह सकते हैं आपके प्राकृतिक कारण। ये कौन कौन से हैं? ये हो जाएंगे वर्षा की अनियमितता, वर्षा की अनियमितता। यहाँ पे दोस्तों मेन अगर बात करें तो सबसे पहले गंगा नहर निकली थी, और गंगा नहर का की प्रेरणा लेके इंदिरा गांधी नहर निकाली गई। उसके बाद ये पूरा दोस्तों यहाँ पे बेल्ट है, हरा भरा यहाँ पे हो गया। और वर्षा की अनिश्चितता की कब हो ना हो कोई फिक्स नहीं है, और वर्षा होती है तो भी पूरी प्रॉपर तरीके से नहीं होती है, जैसे खंड वर्षा बोल देते हैं अपने। ये सारे हो जाएंगे इसके भौतिक या प्राकृतिक कारण। अब अपने द्वारा जो काम किए जाते हैं, मानव क्या यहाँ पे क्या काम कर रहा है, मानवीय कारण, जिससे मरुस्थलीकरण को बढ़ावा मिल रहा है। जैसे वो क्या कर रहा है, पेड़ों की कटाई कर रहा है, तो वृक्षों की कटाई हो रही है। इसके अलावा अत्यधिक पशुचारण, अत्यधिक जो पशु चारण है, शहरीकरण बढ़ रहा है। इसके अलावा दोस्तों जो औद्योगिकरण हो रहा है, प्रदूषण ज़्यादा से ज़्यादा, ठीक है, प्रदूषण हो गया। और अत्यधिक जनसंख्या वृद्धि भी कह सकते हैं, ये सारी चीज़ें हो जाएगी। फिर इसके बाद अगर अपने बात करें तो दोस्तों जो राज्य सरकार है, इसने मरुस्थल के विस्तार को रोकने हेतु एक जैसलमेर में कुलधरा में कैक्टस पार्क की भी स्थापना की है। तो कैक्टस किसको बोलते हैं? नागफणी को। तो मरुस्थलीकरण को रोकने के लिए यहाँ पे जो कैक्टस पार्क है, मरुस्थलीकरण को रोकने के लिए कैक्टस पार्क, कैक्टस मतलब नागफणी भी जिसे बोल देते हैं अपने, स्थापना कहाँ पे की गई है? कुलधरा जैसलमेर में, कुलधरा जैसलमेर में। कुलधरा एक हॉरर प्लेस भी है, आप देखते होगे स्टोरी वगैरह, ठीक है। तो आज से अगर 500 वर्ष पूर्व बात करें, सरस्वती नदी की हमने बात की थी, जो घग्गर नदी है सरस्वती नदी का अवशेष माना जाता है। तो जो सरस्वती नदी है, इसके अस्तित्व को किसने बचाया? CL ओलथम ने ही कहा था कि हाँ यहाँ पे पहले सरस्वती नदी हुआ करती थी। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पे जैसलमेर में न्यून दाब केंद्र भी विकसित होता है, और रेडियन गैस का भी मरुस्थल से उत्सर्जन होता है। मीठे पानी
जैसे थार का जो गड़ा है वो किसे कहा जाता है? चंदन नलकूप को कहा जाता है। राजस्थान में एक है थार का गड़ा, पूछा जाता है आपसे, थार का गड़ा, ये कहा जाता है चंदन नलकूप, चंदन नलकूप। चंदन नलकूप कहाँ पे है? जैसलमेर में, चंदन नलकूप। एक आता है दोस्तों रेगिस्तान का जल महल बटाड़ू का कुआं, बाड़मेर में। ठीक है, रेगिस्तान का जल महल, रेगिस्तान का जल महल, बटाड़ू का कुआं। ठीक है, ये सारी चीज़ें होगी। और अब दोस्तों जो इम्पोर्टेंट चीज़ें होगी कौन सी, कि जो भी यहाँ पे बालू का स्तूप होंगे, इसके अलावा जो भी पलाया होगी, रन होगी, जितने भी प्रकार के यहाँ पे रन हैं, जितने भी कार्यक्रम हैं, ये अपने नेक्स्ट क्लास में करेंगे। जिसमें मरुस्थलीकरण को रोकने के लिए जैसे कार्यक्रम, सूखा संभाव्य कार्यक्रम बार बार एग्जाम में पूछा जाता है। मेन इसमें है ना, रेत के टीलों के प्रकार है। अगली क्लास में अपने मेन वही करेंगे, जितने भी रेत की टीलों के प्रकार है। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको हमारे द्वारा पढ़ाया गया कंटेंट अच्छा लग रहा हो तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग डिस्कवर राजस्थान।